नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। तो आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक बेहतरीन क्लास और ये क्लास होने वाली है यूपी पुलिस जीके की। और यहाँ पर जो है हम वन लाइनर क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं और लगभग हम 125 प्लस क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराने वाले हैं। और मेरी ये गारंटी है कि इस एक क्लास से आपके एग्जाम में जो है 10 से 15 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन लिए हैं वो लिए हैं इतिहास से, भूगोल से, सामान्य विज्ञान हो गया, आपकी संविधान हो गया। तो इन सभी से यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिए हैं और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो वीडियो को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया है कि मिर्जा राजा की मुगल पदवी किसे प्रदान की थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो मिर्जा राजा की जो पदवी है ये प्रदान की गई थी जय सिंह को। और किसने प्रदान की थी? तो ये की थी औरंगजेब ने। ठीक है, जय सिंह के साथ साथ यहाँ पर जसवंत सिंह को भी यहाँ पर जो है मिर्जा राजा की यहाँ पर पदवी दी गई थी। ठीक है, तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। एक है आपका जय सिंह और दूसरा है नाम जसवंत सिंह का। ठीक है, अगला है जाति मीमांसा के लेखक हैं। तो जाति मीमांसा के जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं इनके अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो अनुच्छेद जो आपका 32 है, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है। किसके द्वारा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार। ठीक है, क्लियर है। एक क्वेश्चन और यहां पर बनता है। क्वेश्चन बनता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आपका राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्लियर है। तो 3 क्वेश्चन आपको ये याद रखने हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 जो होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेना नायक कौन था? तो ये था दोस्त मोहम्मद रुहेला। ठीक है, याद रखना है। पानीपत के तीनों युद्ध आपको याद रखने हैं। क्लियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिन की संधि 1802 में हुई थी। तो ये जो है किस किस के बीच हुई थी? तो ये हुई थी अंग्रेज और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जो बेसिन की संधि है 1802 ईस्वी में हुई थी, अंग्रेज और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच में। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा प्रथम राज्य था जिसके विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने हमले की शुरुआत की थी। तो ये था आपका मेवाड़। क्या था भैया? मेवाड़ था पहला राज्य जिसके विरुद्ध यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने हमले की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो ये है भीमबेटका। ठीक है, भीमबेटका आपको याद रखना है। कहां पर है ये? तो ये है मध्य प्रदेश में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अजंता की किस गुफा में माड़ासन राजकुमारी का दृश्य अंकित है। तो ये है गुफा संख्या 10 में। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो पावापुरी बिहार में हुई थी 468 ईसा पूर्व में। ठीक है, अगर महावीर स्वामी का जन्म आपसे पूछा जाए तो 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है, कई बार आपका पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं। तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अम्लों का राजा किसे कहा जाता है। तो अम्लों का राजा कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को। इसका फार्मूला होता है H2SO4। क्लियर है, याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जाइलम का कार्य क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल भाषा में समझिएगा, जाइलम क्या होता है। यह पादप ऊतक जल एवं उसमें घुले हुए खनिज लवणों को जड़ से लेकर पौधों के ऊपरी भागों तक पहुंचाता है। यह ऊतक पौधों को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करते हैं। ठीक है, तो जल ले जाता है ये पौधों के ऊपरी भाग तक, और क्या ले जाता है? जो खनिज लवण होते हैं उनको साथ में ले जाता है। इसी तरीके से फ्लोएम का कार्य क्या होता है भैया। तो फ्लोएम का जो कार्य होता है, यह पादप ऊतक
पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधों की विभिन्न भागों में पहुंचाता है। तो ये जो भोजन है ये पहुंचाने का काम होता है फ्लोएम का, और जाइलम का कार्य होता है जल और खनिज लवणों को पहुंचाने का कार्य। ठीक है, क्लियर है। आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। चींटी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? तो ये होता है फॉर्मिक अम्ल यानी कि फॉर्मिक एसिड। ठीक है, अगला क्वेश्चन। पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन कीजिए। तो सबसे पहले आता है आपका क्षोभ मंडल, इसके बाद होगा आपका समताप मंडल, फिर आता है मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल। ठीक है, तो ये आपको क्रम यहाँ पर याद रखना है। अगला है, सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है। तो ये जो है दरगाह के नाम से जाना जाता है, जो सूफी संत के मकबरे होते हैं। आगे चलिएगा, अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये जो है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे जो आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हैं इनको आपको याद रखना है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो यह है तमिलनाडु का। कथक आपसे पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश का है। कथकली केरल का है। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है। मणिपुरी सबको पता होगा, मणिपुरी जो है नाम से ही पता चल रहा है मणिपुर का है। ओडिसी ये भी उड़ीसा का हो गया। सत्रिया जो है असम का है, ये बहुत ही ज़्यादा इस समय ट्रेंडिंग में है। सत्रिया जो आपका शास्त्रीय नृत्य है ये आपका कहाँ का है? असम का। और मोहिनी अट्टम ये आपका कहाँ का है? केरल का है। तो ये आपको याद रखने हैं, 8 के 8 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे यहाँ पर बात करते हैं कि भारत की जो प्रमुख 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, ये भी आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। इनको भी आप लोग देख लीजिएगा, इसको हम ट्रिक के माध्यम से आपको यहाँ पर याद कराने वाले हैं। तो वर्तमान में जो है भारत में 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। ठीक है, कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। कौन कौन सी हैं चलिए देखते हैं। एक है आपकी तमिल, एक है संस्कृत, फिर तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। ठीक है, तो ये हो गई 6 आपकी शास्त्रीय भाषाएं। चलिए अब इनको याद कैसे करना है, चलिए हम आपको बता देते हैं। आपको याद रखना है TSK और TMK, सॉरी TMA, TSK और TMA आपको याद रखना है। जैसे आप IPL देखते हैं, मैच देखते हैं, तो वहाँ पर CSK है, चेन्नई सुपर किंग्स। इसी तरीके से याद रखिएगा TSK और TMA। TSK सबसे पहले जो T है इसका मतलब हो जाएगा तमिल, ये 2004। ठीक है, सन भी आपको यहाँ पर देख लेना है। संस्कृत 2005 में ये इसको जो है शास्त्रीय जो भाषा है इसका दर्जा मिला था, संस्कृत हो गई आपकी। इसके बाद के से हो गया आपका कन्नड़, ये 2008 में आई। ठीक है, तो TSK आपने समझ लिया। यहाँ पर क्या हो गया, T से हो गया तमिल, S से हो गया संस्कृत, K से हो गया कन्नड़। क्लियर है। अगला जो है TMA, तो T से हो गया तेलुगु, M से हो गया मलयालम और A से हो गया उड़िया। ठीक है, तो ये हो गया आपका TMA, यानी कि तेलुगु आपकी आई 2008 में, 2013 में आपका मलयालम हो गया और 2014 में आपका उड़िया हो गया। क्लियर है, तो TSK TMA आपको याद रखना है। क्लियर है, यही यहाँ पर दिया गया है। 2004 2005 में तमिल संस्कृत, 2008 में 2 भाषाएं आती हैं कन्नड़ और तेलुगु, इनको जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। और इसके बाद मलयालम और उड़िया यानी कि 2013 और 2014 में। इस तरीके से आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। आगे चलिएगा, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का जो अधिकार है, अब इसको मौलिक अधिकार यहाँ से हटा दिया गया है। इसको रखा कहाँ गया है? तो इसको रखा गया है अनुच्छेद 300 का में। ठीक है, यहाँ पर डिटेल देख लेते हैं। संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संविधान संशोधन के भाग 3 से हटा दिया गया था। अब जो है संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 का में रखा गया है। यह एक कानूनी अधिकार है। वर्तमान में जो है हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले कितने थे? 7 थे, लेकिन संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, इसको कानूनी अधिकार दे दिया गया है और अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत रखा गया है। जो 6 हमारे वर्तमान में मौलिक अधिकार हैं, इनका जो वर्णन है ये अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत आते हैं। चलिए देख लेते हैं। पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक। चौथा है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से ये हो जाएगा 30 तक।
और छठवां है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपको यहाँ पर याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर जो है सही जोड़े आपको बनाना है। वायुमंडल की परतें दी गई हैं और विशेषताएं दी गई हैं। क्षोभ मंडल में क्या होता है? मौसम संबंधी जो सभी घटनाएं हैं वो कहाँ पर घटित होती हैं? ये होती हैं आपकी क्षोभ मंडल में। समताप मंडल में क्या होता है? इसमें जो है ओजोन गैस पाई जाती है और यहाँ पर जो तापमान है वो समान रहता है। हवाई जहाज भी यहाँ पर उड़ाए जाते हैं इसी मंडल में। ठीक है। मध्य मंडल में क्या है? अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। अगला है वह मंडल, रेडियो तरंगें इस परत में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये मंडल आपको यहाँ पर याद रखने हैं। अगला है भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीनों रेखाएं जैसे कि कर्क रेखा है, मकर रेखा है, विषुवत रेखा है से होकर गुजरने वाला महाद्वीप एकमात्र कौन सा है? तो ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप। क्लियर है? याद रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं यहाँ पर होकर गुजरती हैं, चाहे वो कर्क रेखा हो, मकर रेखा हो या फिर विषुवत रेखा हो। अगला क्वेश्चन, लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं, तो ये बहती हैं स्थल से समुद्र की ओर। कहाँ से भैया? स्थल से समुद्र की ओर। अगला क्वेश्चन, लौह अयस्क सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कर्नाटक में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, गोवा में और झारखंड में। क्लियर है? याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो मौलिक कर्तव्य जो हैं ये हैं अनुच्छेद 4 का में। और मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं रूस के संविधान से। ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पर और पूछा जाता है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं, राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं, इनको जो है कहाँ से लिया गया है? तो इनको लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये जो है आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और इनका जो वर्णन है ये है अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में। ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में इनका वर्णन है। अगला क्वेश्चन, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये किया गया था भैया 1856 में। इसका श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है ईश्वर चंद विद्यासागर जी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व का चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? तो क्यूबा को जो है विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1857 में निम्नलिखित में से कौन से 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए? तो इनमें किए गए थे एक आपका कलकत्ता, दूसरा मद्रास और तीसरा बम्बई। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया था? तो ये लिया था लखनऊ से। किसने लिया था? बेगम हजरत महल ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ग्रहों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के चारों ओर छल्ले हैं? तो बताइएगा कौन कौन से ग्रह हैं? एक है आपका शनि, एक है आपका बृहस्पति और एक है आपका यूरेनस। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आपको एक तरफ प्रमुख दिवस दिए गए हैं, एक तरफ तिथियां दी गई हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व वन दिवस ये आपका 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस ये नीचे लिखा है। विश्व आवास दिवस जो है ये आपका 3 अक्टूबर को मनाया जाता है और विश्व ओजोन दिवस ये आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इनके साथ साथ आप लोग और भी याद रखिएगा, जैसे कि अभी हाल ही में पराक्रम दिवस जो है मनाया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर 23 जनवरी को। ठीक है, याद रखिएगा पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है। इसी के साथ याद रखिएगा जो पृथ्वी दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ठीक है, विश्व जल दिवस अगर आपसे पूछा जाए जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। इसी के साथ अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव विविधता दिवस ये मनाया जाता है 22 मई को। ये तीनों डेट आपको याद रखनी है, मार्च, अप्रैल, मई की। ये सारी डेट आपकी 22 की हैं। विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई। ठीक है, याद हो गया।
अगला है 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। खालसा की स्थापना करने वाले गुरु कौन थे? तो ये थे गुरु गोविंद सिंह। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। कहाँ पर हुई थी? तो नई दिल्ली में हुई थी, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे डॉक्टर कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। अगर अस्थायी पूछा जाए, ठीक है, अस्थायी पूछा जाए पहले अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगर स्थायी अध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो ये थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में कहाँ पर की थी? तो ये की थी मुंबई में, ठीक है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित देशों में से किसकी स्थल सीमा भारत के साथ सबसे अधिक है? तो ये है बांग्लादेश से। अगला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है, यह परिभाषा किसने दी है? तो ये दी थी किसने? H. बैरोज ने। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे जो है कहवा बंदरगाह के नाम से जानते हैं? तो ये जानते हैं सांटोस को, ठीक है। कहवा बंदरगाह के नाम से किसे जानते हैं? सांटोस को जानते हैं। अगला क्वेश्चन। मानव इतिहास में कौन सा काल या फिर युग सबसे लंबा है? तो ये जो है आपका कौन सा? पुरापाषाण युग, ये जो है सबसे लंबा युग है। यहाँ पर लिखा है प्रागैतिहासिक, यानी कि जो पाषाण काल को 3 भागों में यहाँ पर बांटा गया है। पहला है पुरापाषाण काल, ये है 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक का समय, ठीक है। दूसरा है मध्य पाषाण काल, 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 8,000 ईसा पूर्व। और अगला है नवपाषाण काल, 8,000 ईसा पूर्व से लेकर 6,000 ईसा पूर्व तक का समय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है GIS किसका लघु रूप है? तो ये जो है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का ये आपका लघु रूप है, ठीक है। यानी कि GIS का फुल फॉर्म क्या होता है? जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो पीली क्रांति जो है इसका जो संबंध है इस्पात उत्पादन से है, तो ये आपका सही नहीं है। पीली क्रांति का जो संबंध है ये है तिलहन उत्पादन से, ठीक है, तिलहन हो जाएगा। अगला है हरित क्रांति, यह है आपका खाद्य उत्पादन। नीली क्रांति मछली उत्पादन। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, ठीक है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो अभी हम आपको बता चुके हैं, ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। इनका जो वर्णन है अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है और ये आते हैं भाग 4 के अंतर्गत, ठीक है। आगे चलते हैं। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो इसमें जो है 22 भाषाओं का उल्लेख है। और इसमें 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं यहाँ आप देख सकते हैं। असमिया है, उड़िया है, उर्दू है, कन्नड़ है। इसी प्रकार से नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, ये सारी 22 भाषाएं यहाँ पर दी गई हैं। तो जिनको यहाँ पर 22 भाषाओं का जो ये वर्णन है 8वीं अनुसूची का, यहाँ पर डिटेल में वीडियो देखना है तो इस पर हमने एक वीडियो आपको बना दिया है। वहाँ पर हमने आपको बताया है, ट्रिक के माध्यम से आपको सारी 22 भाषाएं आपको याद कराई हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इसका थंबनेल है इस वीडियो का और आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। डिटेल में यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा 8वीं अनुसूची के बारे में, क्लियर है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? तो ये करते हैं सांसद। प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो करता है राष्ट्रपति, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। तो यहाँ पर आपको सही जोड़े बनाना है। यहाँ पर एक तरफ हड़प्पा संस्कृति की बस्ती दी गई है और किस नदी पर ये जो है यहाँ पर स्थित हैं ये यहाँ पर बताया गया है। तो जो हड़प्पा है, हड़प्पा स्थल है रावी नदी के तट पर, ठीक है, बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। अगला है कालीबंगा, ये है आपका घग्गर नदी के किनारे। लोथल जो है ये है आपका भोगवा नदी के किनारे। और रोपड़ जो है ये है आपका सतलज नदी के किनारे। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, रोपड़ हो गया सतलज के किनारे, लोथल हो गया भोगवा के किनारे, कालीबंगा हो गया आपका घग्गर नदी के किनारे और हड़प्पा हो गया आपका रावी नदी के किनारे, क्लियर है।
आगे है शास्त्रीय भाषाएं कौन सी हैं, तो 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, इनको हम पहले ही करा चुके हैं ट्रिक के माध्यम से। तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सबसे मजबूत प्राकृतिक फाइबर है, तो यह है आपका सिल्क, जिसको हम रेशम बोलते हैं। रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो वो है चीन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सतनामी आंदोलन किसने चलाया था, तो ये चलाया था गुरु घासीदास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु दाब मापी यानी कि बैरोमीटर यंत्र से क्या मापा जाता है, तो वायुमंडल के दबाव को यहां पर मापा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो ये किया था इरेटोस्थनीज ने। ठीक है, याद रखिएगा किसने किया था, इरेटोस्थनीज ने किया था। और भूगोल का जनक किसे माना जाता है, तो हिकैटियस को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ आंदोलन दिए गए हैं यानी कि संगठन दिए गए हैं, और दूसरी तरफ सुधारक। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने की थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग हो गए, और सत्य शोधक समाज ये हो गया ज्योतिबा राव फुले के द्वारा। क्लियर है। याद रखिएगा सारे के सारे यहाँ पर जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और वीडियो आप लोग जल्दी से जल्दी यहाँ पर लाइक भी करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, कृष्णराज सागर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है, तो ये बनाया गया है कावेरी नदी पर। इस बांध का निर्माण वर्ष 1932 ईस्वी में किया गया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। किस बांध का निर्माण, कृष्ण राज सागर बांध का। ठीक है। इस बांध की जो ऊंचाई है वो है 38 मीटर, और जो लंबाई है वो है 3.5 किलोमीटर। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान की सर्वप्रथम खुदाई की गई थी, तो ये की गई थी हड़प्पा नामक स्थान की, और सन 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा नामक स्थल की यहाँ पर खुदाई की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, वारकरी संप्रदाय क्या है, तो वारकरी संप्रदाय हिंदू धर्म की आध्यात्मिक परंपरा है। वारकरी संप्रदाय महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक जैसे भारतीय राज्यों से जुड़ा हुआ है। भगवान श्री विट्ठल के भक्त को वारकरी कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि आदिवासी जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है, तो 8.6% है। ठीक है। और आपको कमेंट में बताना है कि भारत की राष्ट्रपति जो हैं वर्तमान में कौन है। ठीक है, ये आप लोग सभी कमेंट करिएगा। और आगे चलिएगा, तो यहाँ पर वीडियो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि और भी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए लेकर आ सकें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, हैंगियोग्राफी संबंधित है, तो ये है संत के जीवनी लेख से, जिसमें जो है संतों के चमत्कारिक व्यक्तित्व का वर्णन होता है। किसमें होता है भैया, हैंगियोग्राफी में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विदुषी ने स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना पर आधारित पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना का लेखन किया था, तो ये किया था ताराबाई शिंदे ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, तो ये है आपका सौर ऊर्जा। ठीक है, याद रखिएगा ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत वैकल्पिक स्रोत वे हैं जो आधुनिक युग में निजात किए गए हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गया, बायोगैस आदि। ठीक है। परंपरागत स्रोत की अगर बात करें तो ईंधन हो गया कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रिंस चार्ल्स पर्वत कहाँ पर है, तो यह है आपका अंटार्कटिका में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है, तो राज्य का यहाँ पर पूछा गया है पहला नागरिक, तो ये हो जाएगा राज्यपाल। अगर हमारे भारत देश का पूछा जाए पहला नागरिक तो हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सही जोड़े यहाँ पर आपको बनाना है। वनस्पति के प्रकार यहाँ पर हैं और पौधों की प्रजातियां हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन महोगनी से संबंधित है। ठीक है। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन साल हो गया। कटीली झाड़ियां यहाँ पर बबूल हो गया। ठीक है। इसके बाद मैंग्रोव वन सुंदरी हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश है,
तो यह है आपका कर्क रेखा, या इसी को हम कर्क वृत्त भी बोलते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये कौन कौन से 8 राज्य हैं, इनको भी आप लोग याद रखिएगा। राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है आपका, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। ठीक है, तो ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग होते हैं? तो राज्य के यहाँ पर पूछा गया है, तो विधायिका हो जाएगा, कार्यपालिका हो जाएगा और न्यायपालिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। एक तरफ आंदोलन, एक तरफ सुधारक। ठीक है, ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, ठीक है, ये हो गए इसके सुधारक। युवा बंगाल आंदोलन, इसके हो गए हेनरी लुइस। रामकृष्ण मिशन के हो गए स्वामी विवेकानंद। अलीगढ़ आंदोलन के हो गए आपके सर सैयद अहमद खां। ठीक है, नेक्स्ट है, कागजी स्वर्ण का अर्थ क्या है? तो बताइएगा। तो कागजी स्वर्ण का जो अर्थ है यह है विशेष आहरण अधिकार। ठीक है, क्या हो जाएगा? विशेष आहरण अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिकूल भुगतान संतुलन ठीक करने हेतु निम्न उपायों में से कौन सा उपाय मौद्रिक नहीं है? तो यह है आयात और आयात नियंत्रण। ठीक है, ये मौद्रिक नहीं होता है। अपस्फीति, विनिमय नियंत्रण और अवमूल्यन होता है। कौन नहीं होता है? तो आयात नियंत्रण नहीं होता है। अगला है, भारत में अधिकतम बेरोजगारी का स्वरूप कैसा है? तो यह है संरचनात्मक। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक द्वारा अपनाया गया सबसे प्रभावी साख नियंत्रण का उपाय क्या है? तो यह है नकदी भंडार। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, दादन व्यवस्था क्या होती है? तो दादन व्यवस्था में जहां व्यापारी कच्चा माल देता है और तैयार माल प्राप्त करता है, इसी को हम बोलते हैं दादन व्यवस्था। ठीक है, थार मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है राजस्थान में स्थित है। थार के मरुस्थल का 85% भाग भारत में, जबकि 15% भाग कहाँ पर है? पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। थार मरुस्थल को महान भारतीय मरुस्थल या फिर इसी को क्या बोला जाता है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपके पाए जाते हैं एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, प्रशांत द्वीपों पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की किस परिभाषा के लिए उस घृणित विज्ञान कहकर जो है आलोचना की थी? तो ये की थी अर्थशास्त्र धन का अध्ययन है। ठीक है, अगला है, मानव विकास सूचकांक किसने बनवाया था? तो ये किया था, किसने बनवाया था? मकबूब उल हक ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जब मुद्रा के मूल्य में स्वतः ही बाजार के प्रभावों द्वारा गिरावट आती है तो उसे कहा जाता है अपस्फीति। ठीक है, समावेशी वृद्धि किस पंचवर्षीय योजना में सर्वप्रथम सम्मिलित की गई? तो ये की गई 11वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है, भुगतान संतुलन में असंतुलन किस स्थिति में इच्छित होता है? तो ये होता है पूंजीगत घातों में, जो है पूंजीगत खाते में घाटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? तो ये की थी अकबर ने 1582 ईस्वी में। दीन ए इलाही को तौहीद ए इलाही के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये दोनों नाम एक हैं, चाहे दीन ए इलाही हो या फिर तौहीद ए इलाही। ठीक है, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह है अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत भाग 3 में ये आता है। मौलिक अधिकार जो हैं कहाँ से लिए गए? अमेरिका के संविधान से लिए गए थे और वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि सुधारों से संबंधित निम्न उपायों में से एक के कार्यान्वयन में सबसे अधिक कमी पाई गई, तो वो है जोत की सीमाबंदी। ठीक है, अगला है, सार्वजनिक ऋण के भुगतान की विधि है। तो यह है उपरोक्त सभी कौन कौन से? अस्वीकारता, पुनर्शोधन और परिवर्तन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कठिन लग रहे होंगे। अगला है, रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत संबंधित है। तो यह है पूर्ण रोजगार से। अगला क्वेश्चन, वर्तमान वर्षों में भारत की प्रमुख आयात वस्तु है, यह है आपका खनिज तेल। अगला है, वाणिज्यिक बैंक की मांग जमाओं में से सम्मिलित होता है ए और बी दोनों, कौन? चालू खाता और बचत खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिफेन वस्तुएं क्या होती हैं? तो निम्न श्रेणी की वस्तुओं की विशेष श्रेणी ये होती है गिफेन वस्तुएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
यदि सदन का सत्रावसान हो गया है तो इसे आहूत करने के लिए कौन अधिकृत है? तो यह है राष्ट्रपति। ठीक है। यह कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं? तो यह करता है लोकसभा का स्पीकर। कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर करता है। प्रभु सत्ता के एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये किया था ऑस्टिन ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला है, गांधी जी की आत्मकथा का शीर्षक है तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये इसका शीर्षक है। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था रॉबर्ट ऑवन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो केशवानंद भारत बनाम केरल राज्य के द्वारा। ठीक है। अगला है, लोक संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था रूसो ने। संविधान की 12वीं अनुसूची में किसके कार्यों से संबंधित है? ये जो 12वीं अनुसूची है तो यह है नगर पालिकाओं के कार्य से। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है? तो ये हुआ था 86वां संविधान संशोधन, इसके अंतर्गत ये किया गया था। अंबेडकर के सामाजिक व राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो यह है आपका सामाजिक न्याय। कौटिल्य का मॉडल सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यह है विदेशी नीति से संबंधित। ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन, धन विधेयक को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 110 में। ठीक है। अनुच्छेद 110 में क्या है? धन विधेयक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिकार का वर्णन डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के हृदय एवं आत्मा के रूप में किया है? तो हम आपको पहले बता चुके हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद कौन सा था बताइएगा? ये था 32। किसको, यहाँ पर लिखा है अगला क्वेश्चन, किसको भारत में अशांति का दूत कहा गया? तो बाल गंगाधर तिलक को अशांति का दूत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 78 के अंतर्गत। निर्वाचन के बाद सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है कितने वर्ष बाद? 1 वर्ष बाद। ठीक है। सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया किसके द्वारा? प्लेटो के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था लोक शिकायतों से संबंधित नहीं है? तो ये है योजना आयोग, लोकायुक्त, उच्चतम न्यायालय और उच्चतर न्यायालय। अगला है कि उदारवाद का मूल तत्व क्या है? तो यह है वैयक्तिक स्वतंत्रता। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था तो कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। और अगला है, संविधान सभा ने कब जो है जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था? तो ये अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो ये हैं टोटल 11। अगला क्वेश्चन, मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार भारत में है एक, क्या है ये? वैधानिक अधिकार। ठीक है। डूरंड रेखा किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो ये करती है भारत और अफगानिस्तान के बीच में। अगला है मैकमोहन रेखा, ये है भारत और चीन के बीच में। रेड क्लिफ है भारत और पाकिस्तान के बीच में। और मैगिनॉट रेखा है फ्रांस और जर्मनी के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट है, नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो यह है सिक्किम में। इसी तरीके से बताइएगा बॉमडिला दर्रा कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में है, इंपॉर्टेंट है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश का है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, पालघाट दर्रा केरल और बर्निहाल दर्रा जम्मू और कश्मीर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो यह है अनाईमुड़ी। ठीक है। क्या है? अनाईमुड़ी है। इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर।
केरल के इडुक्की जिले में ये स्थित है। कहाँ पर है भैया? केरल के इडुक्की जिले में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। क्षेत्रफल है 77 लाख वर्ग किलोमीटर। विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं, जिसमें एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है और जिसका क्षेत्रफल कितना है? 4 करोड़ 46 लाख वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया, बड़ा है आपका एशिया महाद्वीप। निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत है? तो शिवालिक पर्वत ये सबसे नवीन पर्वत है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश की है? तो स्थलीय सीमा जो लगती है वो लगती है बांग्लादेश से, 4096 किलोमीटर। ठीक है। सबसे छोटी जो स्थलीय सीमा लगती है वो लगती है भारत की किससे? अफगानिस्तान से, 106 किलोमीटर की। ठीक है। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? तो ये बनाया गया है चेनाब नदी पर। अगला है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो यह है जलोढ़ मृदा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा क्षरण को रोका जा सकता है किसके द्वारा? वन रोपण के द्वारा। कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है? तो यह है काली मिर्च। इसको क्या बोला जाता है? काला सोना। सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की थी? तो ये की थी 1504 ईस्वी में। किसकी? आगरा की। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल से संबंधित प्रश्न है। ठीक है। सौर मंडल की अगर आपसे पूछा जाए खोज किसने की थी? तो कोपरनिकस ने की थी। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? केपलर ने दिया था। सौर मंडल में ग्रहों की टोटल संख्या कितनी है? तो 8 ग्रह हैं। कौन कौन से? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है। ये जो क्रम हमने लिखा है ये सूर्य की दूरी के अनुसार है। यहाँ पर अगर सूर्य है तो इसके सबसे निकट है बुध, फिर है शुक्र, फिर है पृथ्वी, फिर है आपका मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है। इस तरीके से ये क्रम हमने यहाँ पर लिखा है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह अगर आपसे पूछा जाए तो यह है गैनीमेड। और पृथ्वी की बहन अगर पूछा जाए या भोर का तारा किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं शुक्र ग्रह को। ठीक है। और नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पृथ्वी को। अगला क्वेश्चन, 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, इसका कारण है? तो इसका कारण देख लीजिएगा, सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर यहाँ पर सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। ठीक है। अगला है, इससे पृथ्वी पर एक साथ हर स्थान पर बराबर प्रकाश पड़ता है जो भाग सूर्य के सामने होता है। इस समय दिन और रात की जो अवधि है दोनों गोलार्धों में 12-12 घंटे की होती है। ये डेट आपको याद रखना है, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। अगला है, विटामिन से संबंधित क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसकी खोज किसने की थी? तो फंक नामक वैज्ञानिक ने 1911 में की थी विटामिन की खोज। रोगों से रक्षा करने के लिए विटामिन आवश्यक होते हैं। क्वेश्चन आता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। वसा में अगर पूछा जाए कि वसा में कौन से घुलनशील विटामिन होते हैं? तो KEDA, यानी कि इसको हम शॉर्ट में कीड़ा बोलते हैं। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये जो है वसा में घुलनशील होते हैं। और जल में घुलनशील केवल 2 होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। क्लियर है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग, जिसको हम सूखा रोग बोलते हैं। विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति का कम हो जाना और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न बनना। अगला है, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो अनुच्छेद 51 का में जो है मौलिक कर्तव्य वर्णित हैं। ये जो है भाग 4 का के अंतर्गत आते हैं और कहाँ से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है। मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10 थी। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य यहाँ पर जोड़ा गया। और ये कौन था? 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, इसमें बोला गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना और माता पिता द्वारा यह सुनिश्चित करना कि उनके बच्चे को
ऐसे अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। ठीक है, और वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्य हैं वो कितने हैं? 11 हैं। ठीक है, अगला है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई? तो ये ली गई थी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो ये था हमारा आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। और पूरा लेक्चर आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और नेक्स्ट हम अगली मैराथन क्लास आपके लिए जल्द लेकर आने वाले हैं। तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।